हेलो गाइस, स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पॉलिटेक्निकल क्लासेस पर। तो गाइस, आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए देखते हैं आज के इस वीडियो में एनर्जी कंजर्वेशन के लेक्चर 2 के बारे में देखेंगे। जैसा कि हमने लेक्चर 1 पढ़ा दिया था कल ही, तो वो हमारा फर्स्ट चैप्टर का लेक्चर 1 था। तो ये फर्स्ट चैप्टर यानी कि बेसिक ऑफ एनर्जी का लेक्चर 2 है। और इसमें आप देखिए, आपको थोड़ा सा पहले लेक्चर 1 के बारे में थोड़ा सा बता दें ताकि ये जो लेक्चर 2 है आप उससे कंबाइन कर सकें। तो हमने लेक्चर 1 में बताया था कि एनर्जी की डिफिनीशन बताई थी। एनर्जी क्या बताई थी, डिफिनीशन बताई थी, एनर्जी क्या होती है। फिर इसके बाद हमने बताया था कि एनर्जी का जो प्रिंसिपल था, प्रिंसिपल के बारे में बताया था एनर्जी के। और इसके बाद ऊष्मा गति का प्रथम नियम बताया था। क्या बताया था? प्रथम नियम, ऊष्मा गति का प्रथम नियम। इसके बाद हमने आपको बताया था कि थोड़ा थोड़ा अगर बता दें, यहाँ पे देखिए एनर्जी के बारे में बताया था कि एनर्जी क्या होती है, कार्य करने की जो क्षमता होती है वो हमारी एनर्जी यानी कि ऊर्जा कहलाती है। प्रिंसिपल क्या था कि हम ऊर्जा को ना तो नष्ट उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही नष्ट कर सकते हैं, केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। तो ये हमने प्रिंसिपल बताया था। फिर इसके बाद क्या बताया था आपको कि ऊष्मा गति का प्रथम नियम क्या होता है, जो हमने आपको बताया था कि डेल यू बराबर क्यू माइनस डब्ल्यू। क्या बताया था? डेल यू बराबर क्यू माइनस डब्ल्यू, ये ऊष्मा गति का प्रथम नियम बताया था। फिर इसके बाद हमने आपको बताया था कि एनर्जी कितने टाइप की होती है, ऊर्जा कितने प्रकार की होती है। तो उसमें हमने बताया था कि प्राथमिक, क्या बताया था? प्राथमिक। दूसरा बताया था हमने द्वितीयक, इस प्रकार से बताया था। और जो आपका था प्राथमिक, द्वितीयक और इसी टाइप से और भी था, जैसे कि वाणिज्य ऊर्जा या फिर अगर इंग्लिश में हम बोले तो कॉमर्शियल एंड नॉन कॉमर्शियल, और इसके बाद रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। तो हमने आप लिया था यहाँ पे प्राथमिक ऊर्जा को, यानी कि जो ऊर्जा प्राकृतिक संसाधनों से प्राप्त होती है यानी कि प्राथमिक ऊर्जा कहलाती है। तो ये जो ऊर्जा थी दो टाइप की थी, जिसको हम बोलते हैं नवीकरणीय ऊर्जा, यानी कि क्या कहते हैं, रिन्यूएबल एनर्जी, नवीकरणीय ऊर्जा हमने बताया था। तो उस पहले वाले लेक्चर को देखेंगे तो अच्छे से समझ पाएंगे। इसके बाद गैर नवीकरणीय ऊर्जा बताया था, या फिर अनवीकरणीय ऊर्जा कह सकते हैं। तो ये सारी चीज़ हमने बता दी था। तो आज हम चलिए देखते हैं कि इसमें और जो एक क्वेश्चन हमने आपको बताया था कि प्राथमिक ऊर्जा का 85% भाग जीवाश्म ईंधन से प्राप्त होता है। तो ये हमने क्वेश्चन किया था कि प्राथमिक ऊर्जा का कितना परसेंट भाग जो है हम यूज कर सकते हैं। तो वो वही जो था, प्राथमिक ऊर्जा का 85% भाग हम जीवाश्म ईंधन से प्राप्त करते हैं। तो हमने इसके पहले के लेक्चर में अच्छे से बताया था। और देखिए कुछ आपको यहाँ पे और थोड़ा सा बता दें कि प्राथमिक ऊर्जा सामग्री को तेल समकक्ष के टन के रूप में व्यक्त करते हैं। जो प्राथमिक ऊर्जा सामग्री जो होती है उसको हम तेल समकक्ष के टन के रूप में व्यक्त करते हैं। तो अगर हम इसको थोड़ा सा और अच्छे से बताएं तो टन ऑफ ऑयल इक्विवेलेंट, टन ऑफ ऑयल इक्विवेलेंट किसके बराबर होता है? 10 गुणे 10 की घात 6 किलो कैलोरी के होता है। या फिर अगर हम बात करें यहाँ पे 11,630 किलो वाट आवर के होता है। टन ऑफ ऑयल इक्विवेलेंट जो होता है किलो किलो कैलोरी में 10 × 10 की घात 6 के होता है, और के डब्ल्यू एच में 11,630 के होता है। और अगर हम बात करें मैट्रिक जूल में तो 41,870 के होता है। तो ये हमारा क्या था, ये एक कंपटीशन लेवल का जो क्वेश्चन था ये वाला। तो इसको आप याद कर लीजिए, लिख लीजिए, कंपटीशन लेवल में आपके काम आएगा। तो अभी से ही तैयारी करते रहिए। अब चलिए बढ़ते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ, जो हमारा मेन टॉपिक था। जैसे कि हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं सेकेंडरी एनर्जी यानी कि द्वितीयक ऊर्जा। प्राथमिक ऊर्जा हमने पढ़ लिया था, दो टाइप की थी, रिन्यूएबल एनर्जी और क्या था हमारा, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी था। अब हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं सेकेंडरी एनर्जी यानी कि द्वितीयक ऊर्जा। तो द्वितीयक ऊर्जा क्या होती है? ऐसी ऊर्जा जो प्राथमिक ऊर्जा स्रोतों से प्राप्त होती है। द्वितीयक ऊर्जा क्या होती है? जो प्राथमिक ऊर्जा स्रोतों से प्राप्त होती है। या फिर यहाँ पे अगर हम डिफिनेशन की बात करें, प्राथमिक ऊर्जा स्रोतों से प्राप्त ऊर्जा को द्वितीयक ऊर्जा कहते हैं। और इसी डिफिनेशन को अगर हम इंग्लिश में बोलें तो प्राइमरी एनर्जी मोस्टली कन्वर्ट इन सेकेंडरी एनर्जी। तो जो प्राइमरी एनर्जी होती है अगर वो कन्वर्ट हो जाती है सेकेंडरी एनर्जी में तो ये हमारी क्या होती है? द्वितीयक ऊर्जा कहलाती है, सेकेंडरी एनर्जी कहलाती है। अगर हम यहाँ पे एग्जाम्पल की बात करें तो देखिए, कोयला तथा गैस और तेल से प्राप्त द्वितीयक ऊर्जा, भाप बिजली। मतलब यहाँ पे कहने का यह है कि जब हम कोयले को जो है पावर प्लांट में यूज करते हैं, गैस यूज करते हैं, तो ये बदल जाती है हमारी गैस। अगर हम इसका जो है क्या करते हैं, यूज़ करते हैं, कुछ ट्रीटमेंट करते हैं, तो हमारी भाप में बदल जाती है। अब जब कोयले को कुछ उसमें ट्रीटमेंट करते हैं तो किस में बदल जाती है? बिजली में बदल जाती है। तो ये जो भाप और बिजली है
ये हमारी कौन सी ऊर्जा है? द्वितीयक ऊर्जा है। तो ये आपके एग्जाम्पल हो गए। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया फिर से समझिए कि जो प्राइमरी एनर्जी होती है, जो हमारी प्राइमरी एनर्जी होती है, प्राथमिक ऊर्जा होती है, अगर हम उसको कुछ जो है कहते हैं कि ट्रीटमेंट करके उसको हम कुछ दूसरे रूप में बदल दें तो हमारी क्या हो जाएगी? द्वितीयक ऊर्जा कहलाती है। वो क्या कहलाती है? द्वितीयक ऊर्जा कहलाती है। तो अभी अच्छे से और आप समझ पाएंगे, जैसे कि यहाँ पे हमने आपके लिए एक चार्ट ही बना दिया पूरा द्वितीयक ऊर्जा को समझाने के लिए। देखिए यहाँ पे हमने चार्ट ये बनाया है कि यहाँ पे देखिए लिखा गया है कि देखिए प्राइमरी एनर्जी हमारी ये है, गैस हुई, और क्या कहते हैं, कोल कोल माइन से प्राप्त एनर्जी, क्रूड ऑयल से प्राप्त एनर्जी, यूरेनियम माइन से। तो ये सब हमारी क्या है? प्राइमरी एनर्जी है। आपको पता है प्राइमरी एनर्जी क्या होती है? ऐसी एनर्जी जो प्राकृतिक संसाधनों से प्राप्त होती है। तो गैस वेल यानी कि जो है गैस का कुआं। तो पहले ज़माने में क्या होता था कि गाँव वाँव के में आप देखते होंगे कुआं होता है, तो उसमें से क्या होता था, पहले ऐसे गैसें निकलती थी। तो लोग कहते थे कि उस कुएं के पास मत जाइए, वहाँ पे भूत होगा। तो वो भूत नहीं होता था, वो जो थी गैसें होती थी। तो वही चीज़ गैस वेल बाद में जब उसका खोज किया गया अच्छे से तो पता चला कि ये कोई गैस है, वो कोई भूत उत नहीं है। तो वही चीज़ होता है यहाँ पे। तो गैस वेल यही प्राकृतिक संसाधन है, मतलब कि प्राइमरी एनर्जी है। कोयल कोल माइन जो यहाँ पे है वो भी प्राकृतिक संसाधन से प्राप्त एनर्जी है, तो मतलब ये भी प्राइमरी एनर्जी है। क्रूड ऑयल हुआ, यूरेनियम माइन हुआ, तो हमारी ये प्राइमरी एनर्जी है। अब देखिए जो हमने इसमें क्या किया, कुछ एक्सट्रैक्शन एंड ट्रीटमेंट जब इसका किया, जैसे कि देखिए गैस वेल का जो हमने ट्रीटमेंट किया, यहाँ पे देखिए प्रोसेसिंग, ये यहाँ पे लिखा है प्रोसेसिंग, इसका हमने ट्रीटमेंट किया। कोल माइन का क्या किया? वॉशिंग किया, धुलाई किया हमने। क्रूड ऑयल का क्या किया? अब ऑयल है तो मतलब रिफाइनिंग रिफाइनिंग तो करेंगे। जैसे देखिए ऑयल जो होता है, पेट्रोल वेट्रोल जो होता है आता है बाहर से, कच्चा तेल को हम खरीदते हैं वहाँ पे। क्रूड ऑयल मतलब कच्चा तेल, कच्चा तेल विदेशों से हम मंगाते हैं। यहाँ पे रिफाइनरी लगी हुई है हमारे देश में, तो रिफाइनरी के द्वारा हम क्या करते हैं, उसको अपने यूज़ में लाते हैं, बना मतलब यूज़ के रूप यूज़ लायक हम उसको बनाते हैं। तो वही हमारी क्या होती है? द्वितीयक ऊर्जा कहलाती है। तो हमने देखिए यहाँ पे रिफाइन किया इसको, यूरेनियम माइन को क्या किया? इन्वेस्टमेंट किया। इन्वेस्टमेंट का मतलब ये होता है कि जैसे कि यूरेनियम माइन है तो हम उसमें कुछ ऐसा जो है यूज करते हैं ताकि जो है उसके गुण में कुछ बदलाव आ जाए। तो जब गुण में बदलाव आता है तो हमारी द्वितीयक ऊर्जा में बदल जाती है। तो देखिए आपको पता है कि जो प्राइमरी एनर्जी होती है, जो हमें प्राकृतिक से प्राप्त जो भी होता है, किसी कोयला हो गया या फिर कच्चा तेल हुआ या फिर गैस, कुएं से प्राप्त गैस, तो उसको हम डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते हैं। तो उसको हम द्वितीयक ऊर्जा के रूप में यूज करते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए ये हमारा प्राइमरी एनर्जी था, उसको हमने प्रोसेसिंग किया, फिर इसके बाद देखिए आगे क्या बदल गया, यहाँ पे द्वितीयक ऊर्जा में बदल गया। नेचुरल गैस बन गया जा करके यहाँ पे। कुएं से प्राप्त जो गैस थी नेचुरल गैस में बदल गई, और कोयला जो था कोयले में बदल गया, एकदम यूज़ करने लायक हो गया। और रिफाइन से जो हमने कच्चे तेल को रिफाइन किया तो एलपीजी बना, पेट्रोल बना। और यहाँ पे देखिए इसके बाद क्या था, यहाँ पे जब इन्रिचमेंट किया तो यहाँ पे देखिए पावर प्लांट में हम यहाँ पे लगाए, और पावर प्लांट से जब इसको दिए तो इलेक्ट्रिसिटी में बदल गई, यानी कि बिजली के रूप में बदल गई। यहाँ पे देखिए ये चीज़। और अगर हम यहाँ पे बात करें, जब हमने नेचुरल गैस को क्या क्या स्टीम दिया, स्टीम यानी कि जो है यहाँ पे जब इसको उबाला, एक प्रकार से कह सकते हैं, बॉयल किया, मतलब स्टीम बॉयल किया, तो देखिए स्टीम यानी कि भाप में बदल गई। यही ऊर्जा नेचुरल गैस भाप में बदल गई। और जब इसमें पावर प्लांट में यूज़ किया तो इलेक्ट्रिसिटी में बदल गई। इसी प्रकार से कोयले को हमने भाप में बदल दिया, पावर प्लांट में यूज़ किया, तो उसी प्रकार से वो भी बिजली में बदल जाएगी, ये भी बिजली में बदल जाएगी। तो इस प्रकार से हम द्वितीयक ऊर्जा प्राप्त करते हैं। यहाँ कहने का मतलब यही था कि जो प्राइमरी एनर्जी होती है उसको हम कुछ ट्रीटमेंट के द्वारा, कुछ प्रोसेसिंग के द्वारा क्या करते हैं, बदल देते हैं द्वितीयक ऊर्जा में। तो यही चीज़ आपको द्वितीयक ऊर्जा अच्छे से समझ में आ गई होगी, आशा करते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आपके अगले टॉपिक की तरफ, कॉमर्शियल एनर्जी। तो कॉमर्शियल एनर्जी क्या होती है? नाम से पता चल रहा है वाणिज्य ऊर्जा। तो वाणिज्य ऊर्जा क्या होती है? आपको बता दें कि एक ऐसी ऊर्जा जिसको आप पैसे के द्वारा क्या करते हैं, खरीदते हैं। इसका मतलब एक बहुत बड़ा व्यापार होता है। तो वो हमारी क्या कौन सी ऊर्जा होती है? इसका हम व्यापारिक रूप में यूज़ करते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा गया है कि कुछ मूल्य के एवज में बाजार में उपलब्ध ऊर्जा वाणिज्य ऊर्जा कहलाती है। मतलब हम कुछ मूल्य दे करके जिस ऊर्जा को खरीदते हैं, वही वही ऊर्जा हमारी क्या कहलाती है? वाणिज्य ऊर्जा कहलाती है। जैसे कि अगर हम बात कर लें पेट्रोल, पेट्रोल जो है आप खरीदते हैं, डीजल आप खरीदते हैं, तो ये हमारी कौन सी है? कॉमर्शियल एनर्जी है, जिसको आप पैसे दे करके खरीदते हैं।
बिजली हुआ इसको भी आप खरीदते हैं। ऐसे तो है नहीं कि बिजली फ्री में मिल जाती है, पेट्रोल फ्री में मिल जाता है, तो ऐसा तो है नहीं। तो हमारी कौन सी एनर्जी हो गई, कॉमर्शियल एनर्जी हो गई। अगर इसी डिफिनेशन को हम इंग्लिश में बोलें तो देखिए, द सोर्स ऑफ एनर्जी दैट आर अवेलेबल टू यूजर्स सम प्राइस इज कॉल्ड कॉमर्शियल एनर्जी। तो देखिए इंग्लिश में कुछ अच्छा से मतलब जो है डिफिनेशन अच्छी से एकदम समझ में आ रही होगी कि एक ऐसी ऊर्जा जिसको जो उपभोक्ता होता है कुछ रुपयों में खरीदता है, तो वही हमारी क्या कहलाती है, कॉमर्शियल एनर्जी कहलाती है। मतलब उपभोक्ता जो होता है ऐसी मतलब ऊर्जा के लिए कुछ जो है पैसे जो देता है, सम प्राइस देता है, तो हमारी क्या कहलाती है, कॉमर्शियल एनर्जी कहलाती है वो। तो अब यहाँ पे देखिए एग्जांपल भी हमने लिख रखा है कि डीजल, पेट्रोल, गैस, एलपीजी, ईटीसी, तो ये हमारी क्या हुई, कॉमर्शियल एनर्जी हुई। तो आशा करते हैं कॉमर्शियल एनर्जी आपको समझ में आ गई होगी। अब चलिए बढ़ते हैं नॉन कॉमर्शियल एनर्जी, जो कि हमारे ऊर्जा का ये लास्ट रूप है। तो क्योंकि ऊर्जा हमारी कई प्रकार की थी, प्राथमिक, द्वितीयक, रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल, कमर्शियल, नॉन कमर्शियल। तो नॉन कमर्शियल एनर्जी गैर वाणिज्य ऊर्जा जिसको आप बोलते हैं हिंदी में। तो ये क्या चीज़ है, देखिए कि नाम से ही पता चल रहा है कि एक ऐसी ऊर्जा जिसमें हम जो है पैसे नहीं लगाते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि बिना मूल्य दिए प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त, यानी कि बिना मूल्य दिए स्रोतों से प्राप्त ऊर्जा को गैर वाणिज्य ऊर्जा कहलाती है। मतलब अब देखिए, अगर बगैर मूल्य दिए आप कुछ चीज़ ले रहे हैं तो मतलब वो कहाँ से मिलेगी, प्राकृतिक स्रोतों से तो मिलेगी। तो इसीलिए यहाँ पे हमने प्राकृतिक स्रोत ब्रैकेट में लिखा है कि बिना मूल्य दिए प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त ऊर्जा गैर वाणिज्य ऊर्जा कहलाती है, फिर नॉन कॉमर्शियल एनर्जी कहलाती है। अब इसी डिफिनेशन को अगर इंग्लिश में देखें हम यहाँ पे, तो द सोर्स ऑफ एनर्जी दैट आर अवेलेबल टू यूजर्स फ्री ऑफ कास्ट। तो फ्री ऑफ कास्ट जो चीज़ उपलब्ध होती है वही हमारी कौन सी एनर्जी होती है, नॉन कॉमर्शियल एनर्जी होती है। जैसे कि अगर हम यहाँ पे बात करें लकड़ी, गाय के गोबर के उपले, तो ये हमारी कौन सी एनर्जी होगी, नॉन कॉमर्शियल एनर्जी होगी। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि लकड़ी को भी हम खरीदते हैं, तो देखिए लकड़ी आप मान लीजिए गाँव में खरीदते होंगे, पर इसका कोई बहुत बड़ा व्यापार नहीं है। जैसे कि पेट्रोल की हम बात करें तो इसका एक इंटरनेशनल व्यापार है, इंटरनेशनल लेवल पर इसका जो है व्यापार होता है, जबकि लकड़ी का उतना नहीं होता है। तो ये चीज़ हमको प्राकृतिक से मिल जाती है, गाय के गोबर के उपले हो गए, इसी प्रकार से और बहुत सारे एग्जाम्पल हो गए। तो ये हमारे क्या हुए, गैर अ, वाणिज्य ऊर्जा के उदाहरण हैं, नॉन कमर्शियल ऊर्जा के उदाहरण हैं, और ये हमारी डिफिनेशन हो गई। और चलिए देख लेते हैं यहाँ पे जो अगला टॉपिक है, यानी कि क्षमता गुणांक, कैपेसिटी फैक्टर। तो देखिए कैपेसिटी फैक्टर क्या होता है, तो कैपेसिटी फैक्टर की डिफिनेशन देख लेते हैं कि क्षमता गुणांक किसी अवधि में वास्तविक ऊर्जा का उत्पादन तथा उसी अवधि में संभव ऊर्जा का उत्पादन क्षमता गुणांक कहलाता है। तो क्षमता गुणांक जो होता है किसी अवधि में वास्तविक ऊर्जा का उत्पादन तथा उसी अवधि में संभव ऊर्जा का उत्पादन क्षमता गुणांक कहलाता है। अब देखिए, और अगर आपको अच्छे से नहीं समझ में आया है तो ये आप फार्मूला याद कर लीजिए कि क्षमता गुणांक क्या होता है। कि क्षमता गुणांक बराबर होता है वास्तविक ऊर्जा का उत्पादन, यानी कि किसी पावर प्लांट से जो वास्तविक ऊर्जा का उत्पादन हो रहा है, और यहाँ पे देखिए टाइम से हमने लिखा है, मतलब समान समय में समान समय में किसी पावर प्लांट द्वारा वास्तविक ऊर्जा का जो उत्पादन हो रहा है और जो संभव ऊर्जा का उत्पादन हो रहा है, उसी के जो है अनुपात को क्षमता गुणांक कहते हैं। क्या कहते हैं, क्षमता गुणांक कहते हैं। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अब चलिए देखते हैं क्षमता गुणांक का क्या यूज है। देखिए क्षमता गुणांक, देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि क्षमता गुणांक किसी भी बिजली उत्पादन के लिए परिभाषित किया जाता है, यानी जो बिजली का उत्पादन होता है उसके लिए हम क्षमता गुणांक को परिभाषित करते हैं। और देखिए क्षमता गुणांक 1 वर्ष से अधिक की अवधि के लिए निकाला जाता है। क्षमता गुणांक जो होता है 1 वर्ष से अधिक की अवधि के लिए निकालते हैं। तो कोई भी पावर प्लांट होता है तो उसकी पावर प्लांट की एफिशिएंसी जो है उससे पता चलती है, क्षमता गुणांक से। जैसे कि यहाँ पे देखिए हमने आगे लिखा भी है कि क्षमता गुणांक दो पावर प्लांट की तुलना करने के लिए उपयोग किया जाता है। मतलब कोई दो पावर प्लांट हुआ, मान लीजिए एक ये वाला है और एक ही पावर प्लांट है, तो इसका क्षमता गुणांक कुछ और है, इसका क्षमता गुणांक कुछ और है। तो इन दोनों की जो तुलना हम करते हैं क्षमता गुणांक के द्वारा करते हैं कि ये कितना जो है पावर दे सकता है और ये कितना जो है बिजली का उत्पादन कर सकता है। तो इसी क्षमता गुणांक के द्वारा हम ऐसा करते हैं। और देखिए आगे लिखा गया है कि सौर ऊर्जा पावर प्लांट तथा विंड पावर प्लांट का कैपेसिटी फैक्टर कम होता है। तो अब देखिए सौर ऊर्जा पावर प्लांट हुआ जो, और विंड ऊर्जा पावर प्लांट जो होता है, इसका कैपेसिटी फैक्टर यानी कि क्षमता गुणांक जो होता है कम होता है। तो ये आपका एक क्वेश्चन हो जाएगा कंपटीशन लेवल का, तो इसको आप याद कर लीजिए क्योंकि ये कंपटीशन लेवल में पूछा जा सकता है
कि किस ऊर्जा का क्षमता गुणांक यानी कि कैपेसिटी फैक्टर कम होता है, तो हमारी सौर ऊर्जा हो गई और विंड ऊर्जा हो गई। तो ये कंपटीशन लेवल का एक अच्छा क्वेश्चन हो गया। तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। और आपको बता दें कि ये जितने आप हमने बताए हैं, ये वाले लास्ट वाले हेडिंग, ये सारे जो 1 2 3 4 करके बताए हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एग्ज़ाम में जो है 1 नंबर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और जैसे कि यहाँ पे देखिए, ये भी एक कंपटीशन लेवल का क्वेश्चन है कि क्षमता गुणांक 1 वर्ष से अधिक की अवधि के लिए निकाला जाता है। तो ये सारे क्वेश्चन आपके कंपटीशन में भी आ सकते हैं और 1 नंबर में भी आ सकते हैं। तो आशा करते हैं आपका जो लेक्चर 2 है एनर्जी कंजर्वेशन का, लेक्चर 2 आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और अपना सपोर्ट और प्यार इसी तरह से बनाए रखिए, और कमेंट बॉक्स में बताइए कि वीडियो कैसी थी, अच्छी थी कि नहीं थी। और इसका जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम जो चैनल है इसी चैनल के नाम से है, पॉलिटेक्निकल क्लासेस के नाम से है। तो उसको ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से इसका पीडीएफ मिल जाएगा। बाकी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। इसी प्रकार से आपको लेक्चर आते रहेंगे। बाकी के लिए बाय बाय, टेक केयर।